प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा विवाह योग के बारे में। विवाह योग तो एक बहुत विस्तार और विस्तृत विषय है, लेकिन मैं इसमें कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर के चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न प्रायः आप सबके मन में प्रश्न होता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। यह पहली बात। दूसरी चीज महत्वपूर्ण होती है कि विवाह होगा तो पत्नी कैसी मिलेगी, और स्त्रियों को के मन में होता है कि उसके विवाह होने के पश्चात पति उसका कैसा मिलेगा। चूंकि बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि जीवन साथी का यह मामला होता है, और काल पुरुष में भी हमारे ऋषि महर्षियों ने सप्तम भाव को बहुत ही अहमियत दी है। सप्तम भाव चूंकि काल पुरुष का, मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सप्तम भाव होता है, ये लग्न होता है। लग्न का मतलब उस व्यक्ति की, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूँ, आप सबको जानकारी भी है कि लग्न से उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत उसके जो कार्य होते हैं उसके बारे में इस भाव से जाना जाता है। काल पुरुष में सदैव विशेष करके स्त्री सत्ता को बहुत अहमियत दिया है। अर्थात हमारे ऋषि महर्षियों ने या पूर्वाचार्यों ने एक मत से स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हुए सबसे जो यदि लग्न के पश्चात जो केंद्र के चार अहम जो भाव होते हैं, उन भावों में से चार जो भाव होते हैं, उन चारों भावों में से दो भाव विशेष करके स्त्री सत्ता को ही दिया है। अर्थात यह चौथा भाव जो होता है लग्न के पश्चात, यानी कि जब व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन देखा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तिगत जीवन के पश्चात का दूसरा यदि नंबर होता है, स्थान होता है, वह माता का होता है, अर्थात चौथा भाव। सातवें भाव से पत्नी का, यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का, और यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के बारे में इस सप्तम भाव से जाना जाता है। दसम भाव जो होता है वो पिता का होता है। काल पुरुष में इस प्रकार से जो है अलग अलग संबंधियों को, इन चारों भावों को डिवाइड किया गया है। मैं चर्चा करूंगा, चूंकि सप्तम भाव से तो केवल विवाह योग और पति पत्नी के बारे में भी जाना जाता है, साथ साथ में व्यापार और पार्टनरशिपी, उद्योग एवं व्यापार में जो पार्टनरशिपी जो व्यवसाय होते हैं उनके बारे में भी सप्तम भाव से ही जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यात्रा उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की है, कैसी यात्रा है, यात्रा भरा उसका जीवन है या और भी क्या। अर्थात यात्रा भरा जीवन मतलब कहने का यह है कि सप्तम भाव से ही कई प्रकार की ऐसी नौकरियां भी हैं जो ट्रांसफरेबल है, जिसमें ट्रांसफर प्रायः होते रहता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आज दूसरे किसी शहर में होता है और उसके पश्चात वह किसी अन्य दूसरे शहर में 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जो कंपनियों का एक अपना सुनिश्चित व्यवसाय, तो इसलिए इसको सप्तम भाव उस मामले में भी बहुत अहमियत रखता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से दैनिक आय की स्थिति भी स्पष्ट होती है। सप्तम भाव से उस व्यक्ति का जैसे गुप्त रोग से संबंधित या विशेष करके संतान में जो बाधक जो डिसीज होते हैं मेडिकल में, तो उनकी भी स्थिति को सप्तम भाव से पुरुषों में देखा जाता है, जबकि स्त्रियों में सप्तम भाव जो है विशेष करके वह इस प्रकार का तो नहीं रहता, लेकिन अष्टम भाव से स्त्रियों के माध्यम की कुंडली के आधार पर पुरुष बच्चों के जो है, चाहे वह जन्मांग हो या बच्चों से संबंधित दिक्कतें, या यदि कोई ऐसी दिक्कत मेडिकली है तो वह अष्टम से देखा जाता है। अष्टम सप्तम दोनों ही एक आपस में, जब तक दोनों का आप आकलन नहीं कर लेते तब तक आपको पंचम भाव का जो फल होता है वह कहने में नहीं कह सकते। अर्थात सप्तम और अष्टम पर डिपेंड करता है कि पंचम अर्थात पुत्र का योग किस प्रकार की है और कैसी स्थिति रहेगी। इस पर मैं विस्तार से और आगे किसी दूसरे कार्यक्रम में चर्चा में करूंगा। अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ सप्तम भाव से और भी क्या देखा जाता है, और सप्तम भाव से विवाह जो विषय है मैं इसी पर विशेष रूप से आने वाला हूँ। देखिए, विवाह सप्तम भाव से देखा जाता है, और विवाह
दो प्रकार के विशेष करके आज के जनरेशन में हो रहे हैं। पहला विवाह प्रेम विवाह हो रहा है, दूसरा एक जो पारंपरिक जो हमारी जो व्यवस्था है विवाह की, उस प्रकार से विवाह होता है। तो देखिए, दोनों विवाह में अंतर इतना है कि काल पुरुष में उत्तम विवाह किसको कहा गया है, तो उत्तम विवाह काल पुरुष में जो पारंपरिक ढंग से कुल और परंपराओं के अनुसार और अनुरूप हो, उसको जो है उत्तम विवाह कहा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेम विवाह का योग देखने के लिए सप्तम भाव, जो ये सप्तम भाव है, और द्वादश स्थान, द्वादश भाव, इस द्वादश भाव और सप्तम भाव में परस्पर में यदि पापक ग्रह से या तो भाव का सप्तम भाव के अधिपति का संबंध हो, या सप्तम भाव और द्वादश भाव आपस में यदि राशि परिवर्तन किए हुए हों, या सप्तम और द्वादश का परस्पर में कहीं मैत्री संबंध इस पूरे कुंडली में कहीं पर भी हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह होता है। दूसरा, सप्तम और पंचम, हमने सूत्र लिखा है कि पंचमेश सप्तमेश एक साथ हो, यानी कि ये सप्तम भाव का स्वामी जो नंबर होगा, हमने एक मैं इसके लिए चार्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर नंबर होगा, उस नंबर के आगे लिखा हुआ जो ग्रह का नाम है, वही ग्रह उसका स्वामी होगा सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव के स्वामी, और ठीक उसी प्रकार से पंचम भाव को भी समझना चाहिए। तो सप्तम और पंचम भाव के स्वामी यदि एक साथ कहीं पर भी बैठे हों, तो वह प्रेम विवाह का योग बनता है। दूसरा सूत्र है कि द्वादश भाव या सप्तम भाव में पापक ग्रह हो, यानी कि द्वादश स्थान में यहाँ पर और सप्तम भाव यहाँ पर जो है पापक ग्रह स्थित हो। पापक ग्रह ही प्रेम विवाह का योग बनाते हैं, इसलिए उसको उत्तम विवाह योग नहीं कहा गया, जबकि शुभग्रह जो है वह उत्तम विवाह योग बनाते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले प्रेम विवाह के बारे में मैं आपको बता दूं। इसके अतिरिक्त यदि नीच राशि, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य यदि अपनी नीच की राशि में हो, अर्थात सूर्य 7 नंबर में कहीं पर भी स्थित हो, चूंकि उनकी तुला की राशि होती है, 19 की होती है, और उनके साथ में यदि शुक्र साथ में युति बनाकर बैठे हो, अर्थात सूर्य नीच राशिस्थ सूर्य, अर्थात सूर्य यदि 7 नंबर में हो और स्वगृही यदि शुक्र हो, तो दोनों की युति से निश्चित रूप से प्रेम विवाह का कारक यह बन जाता है, यह प्रेम विवाह योग बनता है। सूर्य नीच राशि इसलिए है क्योंकि सूर्य काल पुरुष में उत्तम और बड़े ही प्रभावशाली समस्त ग्रहों के वह स्वामी है, राजा है, और वह जब वह उच्च के होते हैं तब तो वह उच्च कुलीन विवाह होता है उस बच्चे का या उस बच्ची का। यदि सूर्य नीच राशिस्थ हो जाते हैं, निश्चित रूप से वह अपनी कुल परंपराओं का वह व्यक्ति विरोध करके, और पत्नी से इतना वह आकृष्ट, यानी कि विपरीत लिंगी आकर्षण उसके पास इतना हावी उसके ऊपर हो जाता है कि वह परंपराओं का भी ध्यान या ख्याल नहीं रखता है। इसलिए कहा गया कि नीच राशिस्थ यदि सूर्य शुक्र से युति बना करके, शुक्र यानी स्वगृह यानी कि 7 नंबर में सूर्य और शुक्र दोनों स्थित हो, तो प्रेम विवाह जो है का योग बनता है। तीसरा सूत्र है कि चंद्र और बुध की युति। चंद्र चूंकि मन का कारक है, और बुध तो निश्चित रूप से आप सब जानते ही हैं कि बुध और चंद्र आपस में परस्पर में उनकी नहीं बनती है। कुमार अवस्था को प्राप्त जो बुध होते हैं, वह जैसा चंद्र कहेंगे वैसा ही वो करेंगे, लेकिन परस्पर में कुछ उनका अंतर द्वंद्व भी चलता है, चूंकि आपस में ये पिता पुत्र है चंद्र और बुध। ऐसी स्थिति में चूंकि बुध का जन्म भी यदि आप पुराणों में आप देखेंगे तो आप उसमें 2 कुलों के बीच में बुध का जन्म होता है। तो इसलिए अकुल्या नाम, अर्थात जो है दूसरे कुल में विवाह का यानी कि प्रेम विवाह का योग जो है, यह चंद्र और बुध की युति भी यदि हो तो ऐसा बनता है। ये 3 सूत्र हमने बताया जो है। और चौथा जो सूत्र है वह सूत्र ये है कि यदि बुध अपनी प्रथम राशि मिथुन राशि में हो और यदि चंद्र उनके साथ हो,
तो भी इस प्रकार के प्रेम विवाह का योग जो है बनता है। ये 4 सूत्र आपको अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेम विवाह आप अपनी स्वयं की कुंडली में आप इससे तो ये जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तम विवाह योग और दाम्पत्य जीवन पत्नी कैसे मिलेगी, ये प्रश्न रहता है, इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, इसके ऊपर उत्तम विवाह का योग का सीधी सी बात यह है कि इस यहाँ पर जो नंबर हो, जैसे अभी यहाँ पर 7 है तो 7 नंबर का स्वामी चार्ट में आप देख रहे होंगे कि 7 नंबर का स्वामी शुक्र है। तो 7 नंबर के स्वामी शुक्र यानी कि शुक्र यदि कहा गया कि सप्तमेश बली होकर केंद्र है, यानी कि शुक्र बलवान होकर के, बलवान मतलब कि वह 6 डिग्री से लेकर के और 24 डिग्री के बीच में, और अपने जो है मित्र राशि में हो या किसी ग्रह से यानी कि राहु या शनि या केतु से वह पीड़ित न हो, ऐसी स्थिति में यदि शुक्र सप्तमेश होकर के और यहाँ पर इन 4 जगहों पर अर्थात जो है केंद्र में, अर्थात यहाँ लग्न में या यहाँ पर या इस स्थान पर यदि, या त्रिकोण में या इस स्थान पर यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हो या सप्तमेश जो भी ग्रह हैं वह ग्रह यदि इन स्थानों पर बैठे हैं, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वह उत्तम होता है, कुलीन होता है, कुल अच्छे कुल में उसका विवाह होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि सप्तम भाव में प्रबल होकर के सूर्य बैठे हों और उनको कहीं से भी विवाह का जो कारक जो मूल जो ग्रह होते हैं वह बृहस्पति होते हैं, वह यदि बृहस्पति इस भाव को कहीं से भी देख रहे हैं तो कहीं से क्या देखना है, निश्चित रूप से यदि यहाँ पर गुरु हो, यदि यहाँ पर गुरु होंगे, इस स्थान पर यदि गुरु होंगे, गुरु यदि यहाँ पर होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 और 5 पंचम भाव पड़ेगी। यहाँ पर भी यदि गुरु होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके पश्चात तो विवाह योग उसका अच्छा, चूंकि पंचम भाव का उनका वह कारक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है आप ये देखिएगा कि जो है 1 2 3 4 5 यानी कि इस स्थान पर, इसके बाद यदि गुरु यहाँ पर बैठे हो, यदि गुरु यहाँ पर लग्न में बैठे हो तो यहाँ सप्तम की दृष्टि इनकी होगी, और यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हो और इसके अतिरिक्त जो है जैसे यहाँ पर गुरु बैठे हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि गुरु की जो है 3 दृष्टि है, पंचम सप्तम और नवम। इन नवम दृष्टि से अर्थात यहाँ पर गुरु की दृष्टि इस प्रकार से पड़ रही हो, सूर्य यहाँ पर हो पहले से, तो ये जो है उच्च कुलीन विवाह का योग बनता है और वह व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखमय उसका दाम्पत्य जीवन होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा सूत्र है, चंद्र और शुक्र परस्पर में आपस में यदि मित्र हों या इसके गुरु के जगह पर अगर यदि, चूंकि शुक्र की एक ही दृष्टि है इसलिए हमने इसको मिटा दिया गुरु को, और यहाँ पर यदि मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर यदि गुरु की जगह पर यदि शुक्र यहाँ पर स्थित हो और शुक्र की जो है प्रथम दृष्टि सप्तम दृष्टि यदि यहाँ सप्तम भाव में पड़ रहा और यहाँ पर यदि चंद्र बैठे हो सूर्य की जगह पर, तो चंद्र और शुक्र आपस में यदि परस्पर में एक दूसरे को दृष्टिगत कर रहे हों, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति का विवाह जो होता है वो बहुत ही उत्तम होता है और आजीवन उनके वैवाहिक कहेंगे दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता बनी रहती है। ये तो हो गया। तीसरा एक सूत्र है जो बड़ा प्रचलित है और अपने जितने भी ज्योतिषी पूर्वाचार्य हैं उन सभी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखिए, अगर यदि यह जन्म कुंडली स्त्री की हो यानी कि बच्ची की हो, लड़की की हो, तो उसके जन्म कुंडली में सप्तमेश
अर्थात ये सप्तम भाव के स्वामी, और यदि और बच्चे की कुंडली के लग्नेश का स्वामी जो हो इन दोनों ग्रहों की आपस में मित्रता हो तो वह विवाह सफल ही नहीं बल्कि बहुत ही खुशहाल समृद्धिमय होता है। ऐसा विवाह निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि ग्रह मैत्री अष्टभकूट में कम ज़्यादा मिलती है या भकूट गुण कम ज़्यादा होते हैं तो उस पर जो है उसके बावजूद भी ऐसा विवाह कर लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर तो सप्तम स्थान में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके रहने से दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। इसको हम बताएं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव, आपको प्रश्न आपको मन में आता है कि पत्नी कैसे मिलेगी। देखिए सप्तम भाव में जो भी नंबर होगा, अर्थात मैं इसको मिटा दिया, यहाँ पर नंबर आ गया 1 और 8, ये 2 नंबर यहाँ पर हों तो दोनों के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। मंगल यदि सप्तम भाव के स्वामी हैं, निश्चित रूप से उनकी जो पत्नी होंगी वह जिद्दी होंगी, उनकी अपनी स्वयं की वह चलाएंगी, लेकिन धन संग्रही और कर्मठी होंगे। इसलिए सब 1 8 नंबर यहाँ पर हो तो वो तो यानी कि 1 नंबर हो या 8 नंबर इस भाव में तो उस व्यक्ति की पत्नी ऐसी मिलेगी। और पति आगे यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति में भी यह गुण स्वाभाविक रूप से रहता ही है। यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए सामंजस्य बिठा करके दाम्पत्य जीवन को यदि आप चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होगी, क्योंकि वो स्वभाव ही है वैसा। चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ाना, बात बात में अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें तो रहेगा यदि 1 नंबर या 8 नंबर यहाँ पर है तो। इसके पश्चात यदि यहाँ पर 2 और यदि 7, अर्थात यदि 2 और 7 नंबर है अर्थात शुक्र इसके स्वामी हो जाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली जिनके सप्तम स्थान में 2 और 7 नंबर हो, उसके स्वामी शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, उसकी पत्नी बड़ी अच्छी होती है। और यदि पुरुष है तो उनका पति बहुत अच्छा होता है, अर्थात उनके दोनों के आपस में परस्पर में मैत्री होती है और धन से संबंधित मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और दोनों कुलों में, अर्थात स्त्री की कुल में और पुत्र के पुरुष के कुल में, दोनों कुल में बड़ा अच्छा समन्वय रहता है। तो 2 7 यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है। इसके पश्चात 3 यहाँ पर यदि नंबर हो, 6 नंबर हो तो स्वामी इसके बुध होते हैं, ये भी बहुत उत्तम कहा गया है। बड़ा समन्वय ग्रह बुध होते हैं। तो यहाँ पर यदि बुध है तो वह निश्चित रूप से, हाँ इसमें यदि यहाँ पर बुध होते तो एक चीज देखा गया है, क्योंकि बुध जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वैसा वो फल देते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त ग्रहों पर, इस पर जो है सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि यहाँ पर 4 नंबर है तो उसके स्वामी चंद्र होंगे, ये भी बहुत अच्छा होता है। चंद्र यहाँ पर राशि जो है, ऐसे जो यदि लोग हैं तो उनकी पत्नियाँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्तियों की होती हैं और बड़ी सहिष्णु होती हैं, सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से कार्य को करने वाली, अच्छी सोच वाली होती हैं। यहाँ पर यदि सूर्य की राशि 5 यानी 5 नंबर है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य यदि यहाँ पर होते हैं तो देखिए पति में की कुंडली में यदि यहाँ पर स्त्री की कुंडली में यदि 5 नंबर हो तो इसका मतलब उस जो है जहाँ पर भी उनका विवाह होगा, जैसे उनका पति जो भी होगा वह ईगो वाला रहेगा। या यदि स्त्रियों की कुंडली में देखा जाए तो उसके पति ईगो वाले होंगे, और यदि पुरुष की कुंडली देखा जाए तो उसमें जो है उनकी पत्नियां ईगो की समस्या से ग्रसित रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह मानसिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को मनवाने के लिए हर स्तर को पार भी करने की स्थिति में रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती तो मैं इसका उपाय भी आगे बताने वाला हूँ। अभी हम फिलहाल वर्तमान में यदि यहाँ पर 10 और 11 नंबर हो, यानी कि उसके स्वामी शनि होते हैं, तो यह संबंध को तोड़ने, अर्थात पति और पत्नी के बीच में तीसरे व्यक्ति का या तीसरे किसी स्त्री का प्रवेश आ जाने की वजह से, गलतफहमियों की वजह से कई सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिनकी सप्तम स्थान में 10 और 11 नंबर हो
उनको ज़्यादा सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है और आपस में खुल करके बात करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ पर्दे में आपस में न रखें। पति पत्नी के बीच में कोई भी चीज़ें रहती हैं उसको स्पष्ट रूप से बताएं। यदि यहाँ पर 9 नंबर हो और 12 नंबर स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ये बहुत ही उत्तम होता है। प्रायः ऐसा देखा गया, ऐसे दोनों ही यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में यह धार्मिकता, आध्यात्मिकता, पारिवारिक सामंजस्य, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ में आगे की पीढ़ी भी इनकी बड़ी अच्छी होती है, यानी कि बहुत ही सफलतम इस दाम्पत्य जीवन को कहा जा सकता है। अब हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अनिष्ट कारक क्या है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि शनि, मंगल या राहु या केतु, इन जो है चारों में से कोई भी ग्रह यहाँ पर, या क्षीण चंद्र सप्तम स्थान में से उनका यदि संबंध है, या सप्तम भाव पर यदि कहीं से भी यानी कि कोई भी दृष्टि सप्तम भाव पर शनि की पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में, या मंगल की पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के मार्केश आदि ग्रह, चूंकि यह जो घर है, यह जो भाव है वो मार्केश का भी है, तो कई प्रकार की समस्याओं को भी देते हैं। दाम्पत्य विवाह, एक तो विवाह में विलंब होता है, यदि यहाँ मंगल होता है तो मंगल रहता है तो वैसे भी मांगलिक कुंडली हो जाती है। यदि इस प्रकार की स्थिति में मंगल दोष पर, हालांकि हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, आप उसको देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर सप्तम स्थान में इस प्रकार की स्थितियाँ यदि रहती हैं शनि और मंगल की, तो मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा। देखिए, सारी चीज़ों को तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेम विवाह और साधारण विवाह, जो उत्तम विवाह जिसको कहा गया है, विवाह में बाधक जो ग्रह है वह शनि और मंगल होते हैं, राहु केतु होते हैं। अब इनका यदि कोई अशुभता है, आपके दाम्पत्य जीवन में खटपट चल रहा है, उसकी अशुभता है, तो आखिर इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका शास्त्रोक्त उपाय यह है, चूंकि संबंध को विच्छेद करने में केतु की भी बड़ी भूमिका होती है, राहु की भी होती है, शनि और मंगल की भी होती है। चूंकि आपको इतना यदि विस्तार से समझ में न आए तो आप इसका उपाय कर लें। उपाय इसमें करना यह है कि प्रत्येक जो है देसी घी, शहद और गुड़, इन तीनों को एक एक बराबर मात्रा में मिला करके, और तीनों से जो है भगवती दुर्गा जी के देवी मंत्र का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र पाठ करते हुए, और देवी जी की एक छोटी सी मूर्ति ला लीजिए, और मूर्ति को जो है प्रतिदिन या प्रत्येक माह के नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन उनका अभिषेक कीजिए, या उनको उसका भोग लगा दीजिए। ऐसा यदि आप करते तो आपके जीवन में मिठास बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, और जहाँ पर सुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ये कहा गया है। इसलिए आप इसका अवश्य ध्यान रखिए। पुनः दूसरे किसी